एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए तथ्यों से परिपूर्ण है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। दोस्तों, आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1961 की फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे। आशा भोसले और मुकेश की आवाजें, पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के का संगीत। फिल्म की कहानी के प्रवाह में क्या है इस गीत की भूमिका? इस गीत के संदर्भ में ये फिल्म अपनी मूल मराठी फिल्म से किस प्रकार भिन्न है? पंडित नरेंद्र शर्मा और सुधीर फड़के के कौन से आयाम इस गीत में झलक पाते हैं? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जिससे जुड़े सभी कलाकार फिल्मों और फिल्मी गीतों की प्रचलित धारा से अलग हटकर हैं। गीतकार, संगीतकार, नायक और नायिका तो हैं ही, यहाँ तक कि इस गीत को गाने वाली गायक गायिका की जोड़ी ने भी एक साथ बहुत अधिक गाने नहीं गाए हैं। फिल्म भाभी की चूड़ियां के जिक्र से सबसे पहले जो बात याद आती है वो है लता मंगेशकर का गाया गीत ज्योति कलश छलके। लेकिन इस गीत और इस फिल्म से जुड़े अन्य कलाकारों को हम अक्सर भूल जाते हैं। इसी फिल्म का एक दूसरा गीत है हमारे आज के इस अंक का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मुकेश की जोड़ी ने। दोस्तों, ना आशा जी कम चर्चित हैं, न मुकेश जी, लेकिन जब जोड़ी की बात आती है तब शायद इस जोड़ी द्वारा गाए ज्यादा गीत हम याद न कर सकें, और इसी वजह से ये जोड़ी कुछ हद तक एक दुर्लभ जोड़ी रही है। फिल्म भाभी की चूड़ियां में आशा भोसले और मुकेश का गाया गीत कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे की हम आज बात कर रहे हैं। इस जोड़ी के अन्य दो लोकप्रिय गीत जो हमें इस वक्त याद आ रहे हैं वो हैं फिल्म जंगली का नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, और दूसरा फिल्म तुम्हारे लिए का हम दोनों मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। दोनों ने साथ में और भी कई गीत जरूर गाए होंगे, लेकिन इन तीन गीतों को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली और आज भी उनकी चमक और उनकी मिठास बरकरार है। फिल्म भाभी की चूड़ियां के गीतकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार हैं सुधीर फड़के। ये दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज और अत्यंत गुणी कलाकार हैं। दोनों का जितना भी काम है सभी उत्कृष्ट है और लीक से हटकर भी। दोनों की हम बातें करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे गीत फिल्माया गया था भाभी की चूड़ियां फिल्म के सह अभिनेता शैलेश कुमार और सह अभिनेत्री सीमा देव पर। जी हाँ, फिल्म की शीर्षक भूमिका में थी मीना कुमारी और उनके नायक थे बलराज साहनी। कहानी कुछ यूं है कि गीता यानी मीना कुमारी और श्याम यानी बलराज साहनी के दाम्पत्य जीवन में केवल एक ही दुख है, और वो ये है कि वे निसंतान हैं। युवावस्था में अनाथ हुए मोहन यानी शैलेश कुमार का पालन पोषण उनके बड़े भाई श्याम और उनकी पत्नी गीता ने किया। भाई और देवर को ही अपने पितृ प्रेम और माँ की ममता से दोनों ने सराबोर किया। मोहन को प्रभा यानी सीमा देव से प्यार हो जाता है और उससे विवाह कर लेता है, और वहीं से शुरू होती हैं मुश्किलें। प्रभा एक अमीर परिवार से है, उसके जीवन पर उसकी माँ का शासन है। माँ के बहकावे के चलते प्रभा को मोहन के परिवार के प्रति उसकी वफादारी से ईर्ष्या होने लगती है। गलतफहमियां इस हद तक पैदा हो जाती हैं कि प्रभा ससुराल छोड़कर वापस अपनी माँ के पास चली जाती है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। माँ के घर वो एक बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से मोहन की भाभी गीता उसके और प्रभा के बीच की गलत फहमियों को मिटाकर फिर दोनों का घर संसार हरा भरा कर देती है
यही है इस फिल्म की मूल कहानी। तो दोस्तों, इतना सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज जिस गीत की हम बात कर रहे हैं वो कहानी के किस मोड़ पर आया होगा। जी हाँ, जब मोहन और प्रभा एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधकर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और विवाहित दंपत्ति के वेश में घर में प्रवेश करते हैं। इस दृश्य के तुरंत बाद दोनों बगीचे में झूमते गाते नजर आते हैं और ये गीत शुरू हो जाता है। आपको ये बताते चलें कि भाभी की चूड़ियां 1953 की मराठी फिल्म वाहिनीच्या बांग्या का रीमेक है। उस फिल्म के संगीतकार भी सुधीर फड़के ही थे, लेकिन हिंदी संस्करण के लिए उन्होंने नई धुनों की रचना की। वे चाहते तो उन मराठी गीतों की धुनों पर ही हिंदी के बोल लिखवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक सच्चे रचनाकार होने का परिचय दिया। ये भी रोचक बात है कि उस मराठी फिल्म में कोई युगल गीत नहीं था और न ही कहाँ उड़ चले हैं गीत की सिचुएशन पर कोई गीत। मोहन और प्रभा के विवाह के दृश्य के बाद मराठी फिल्म में कोई गीत नहीं है, बल्कि प्रभा और गीता को घर गृहस्थी में काम करते हुए देखा जा सकता है। पंडित नरेंद्र शर्मा उन गिने चुने फिल्मी गीतकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने अधिकतर गाने आम बोलचाल की उर्दू हिंदी के बजाय शुद्ध हिंदी में लिखे। कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, किसे खोजता है मधुर गान मेरे, ये भी उन्हीं में से एक है। इस शुद्ध हिंदी में लिखने की बात पर कवि प्रदीप, भरत व्यास, गोपाल सिंह नेपाली, योगेश और रविंद्र जैसे नाम भी स्मरण हो आते हैं। खैर, आज बातें पंडित नरेंद्र शर्मा की हो रही हैं। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज के गीत के बहाने हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि उनके अंदर शुद्ध हिंदी में लिखने की ललक कहाँ से शुरू हुई। इस बारे में जानने के लिए हमने संपर्क किया पंडित शर्मा की सुपुत्री श्रीमती लावण्या शाह से, जिन्होंने बड़े प्यार से अपने पिता के बारे में हमें वर्षों पहले बताया था। लावण्या जी बताती हैं, पूज्य पापा जी का जन्म उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला बुलंदशहर खुर्जा ग्राम जहांगीरपुर में हुआ था, जो अब ग्रेटर नोएडा कहलाता है। उनका संयुक्त परिवार था, भारद्वाज वंश का। व्यवसाय से पटवारी कहलाते थे। घर को स्वामी पाड़ा कहा जाता था, जो 3 मंजिला हवेली नुमा थी, जहां मेरे दादाजी स्वर्गीय पूर्णलाल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी मेरी दादी जी स्वर्गीय गंगा देवी जी अपने चचेरे भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आबाद थे। उनके खेत थे, अब भी हैं, और फलों की बाड़ी भी थी। खुशहाल समृद्ध परिवार था, जहां एक प्रतिभावान बालक का जन्म हुआ और दूर के एक चाचा जी, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियां पढ़ने का शौक था, उन्होंने बालक का नामकरण किया नरेंद्र। इसे खबर थी कि नरेंद्र शर्मा का नाम एक दिन भारतवर्ष में एक सुप्रसिद्ध गीतकार और कवि के रूप में पहचाना जाएगा। आपा से ही सुना है। और उन्होंने अपनी पुस्तक मुट्ठी बंद रहस्य में अपने पिताजी की पूर्णलाल शर्मा जी को समर्पित करते हुए लिखा है कि पिता की तबीयत अस्वस्थ थी और बालक पिता की असहाय स्थिति को देख रहा था। 4 साल की उम्र में बालक नरेंद्र के सिर से पिता का साया हट गया और बड़े ताऊजी श्री गणपत भाई साहब ने नरेंद्र को अपने साथ कर लिया और बहुत लाड़ प्यार से आरंभिक शिक्षा दी। इसी पर एक कविता है पापा जी की, हर लिया क्यों शैशव नादान। भारत के संयुक्त परिवारों में अक्सर हमारे पौराणिक ग्रंथों का पाठ जैसे रामायण होता ही है, और सुसंस्कार और परिवार की सुदृढ़ परंपराएं भारतीयता के साथ सच्ची मानवता के आदर्श भी बालक मन में उत्पन्न करते हुए स्थायी बन जाते हैं। वैसा ही बालक नरेंद्र के पितृहीन होने पर परिवार के लाड़ दुलार भरे वातावरण में भी हुआ था। शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। फिर नरेंद्र को सीधे बड़ी कक्षा में दाखिला मिल गया और स्कूल के शिक्षक नरेंद्र की प्रतिभा व कुशाग्र बुद्धि से चकित भी थे और बड़े प्रसन्न भी। इस तरह होनहार बालक नरेंद्र बड़े हो रहे थे। उनमें सांस्कारिक और साहित्यिक रचनात्मकता जन्म ले चुकी थी। लावण्या जी ने आगे बताया कि पापा जी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई खुर्जा से की और आगे पढ़ने वे संस्कृति के गढ़ इलाहाबाद में आए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। 19 वर्ष की आयु में सन 1934 में उनका प्रथम काव्य संग्रह शूल फूल प्रकाशित हुआ। उन्होंने अपने बलबूते पर अंग्रेजी विषय में एमए किया।
अभ्युदय दैनिक समाचार पत्र के सह संपादक पद पर काम किया। सन 1936 में कर्णफूल छपी और 1937 में प्रभात फेरी काव्य संग्रह ने नरेंद्र शर्मा को कवि के रूप में शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। काव्य सम्मेलन में उसी पुस्तक की ये कविता जब पहली बार नरेंद्र शर्मा ने पढ़ी तब 7 बार वंस मोर का शोर हुआ। गीत है, आज से दो प्रेम योगी अब वियोगी ही रहेंगे, और एक सुमधुर गीतकार के रूप में नरेंद्र शर्मा की पहचान बन गई। इसी इलाहाबाद में आनंद भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हिंदी विभाग से जुड़े और हिंदी सचिव भी रहे, जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पापा जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दस्तावेजों को बहुत कम समय में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर भारत के कोने कोने तक पहुंचाने के काम में लगाया था, जिस वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें 2 साल तक जेल में कैद भी किया। कुछ समय बाद भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा के मशहूर उपन्यासकार नरेंद्र शर्मा को अपने संग बम्बई ले आए। कारण था, फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज नायिका देविका रानी के पास आ गई थी जब उनके पति हिमांशु राय का देहांत हो गया, और देविका रानी को अच्छे गीतकार, पटकथा लेखक, कलाकार सभी की जरूरत हुई। भगवती बाबू को गीतकार नरेंद्र शर्मा को बॉम्बे टॉकीज के काम के लिए ले आने का आदेश हुआ था, और नरेंद्र शर्मा के जीवन की कहानी का अगला चैप्टर यहीं से आगे बढ़ा। पापा ने बतलाया था कि फिल्म हमारी बात के लिए लिखा सबसे पहला गीत ऐ बादी सबा इठलाती ना आ, उन्होंने इस ख्याल से इलाहाबाद से बम्बई आ रही ट्रेन में ही लिख रखा था कि हिंदी फिल्मों में उर्दू अल्फाज लिए गीत जरूरी हैं, जैसा उस वक्त का ट्रेंड था। तो वही गीत पहले चित्रपट के लिए लिखा गया और हमारी बात में अनिल विश्वास जी ने संगीतबद्ध किया और गायिका पारुल घोष ने गाया। दोस्तों, पंडित नरेंद्र शर्मा ने भले ही अपना पहला फिल्मी गीत उस समय के फिल्मी गीतों के मिजाज को ध्यान में रखते हुए उर्दू शैली में लिखा था, लेकिन बहुत जल्द वे मुड़ गए शुद्ध हिंदी की ओर, और उनके लिखे अधिकतर गीतों में हमें विशुद्ध हिंदी काव्य का रस मिला। और आज के इस गीत में भी उसी मीठे रस की मिठास का अनुभव होता है। एक अंतरे में पंडित शर्मा लिखते हैं, बहारें निछावर हुई फूल बन पर, तमन्ना की कलियां खिली फूल बनकर। पहली पंक्ति में फूल बन पर तो दूसरी पंक्ति में फूल बनकर का कितना सुंदर प्रयोग है ये। दूसरे अंतरे के बोल हैं, मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई, चले आ रहे हैं मेहमान मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे। फिल्मी गीतों में खुशबू और दिल जैसे शब्दों का प्रयोग हजारों लाखों बार हुआ है, पर इनकी जगह गंध और हृदय जैसे शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे कवियों की कलम से ही निकले। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन शब्दों की वजह से ही ये गीत इतना सुंदर बन पड़ा है। अब बात करते हैं संगीतकार सुधीर फड़के की। दूसरे विश्व युद्ध का असर फिल्म जगत पर भी पड़ा था। मराठी फिल्म उद्योग को तो जबरदस्त झटका लगा। स्टूडियो बंद होने लगे, फिल्म निर्माण अचानक बेहद महंगा सौदा हो गया। ऐसे में जो कलाकार मासिक वेतन पर फिल्म कंपनियों में काम कर रहे थे, अब फ्रीलांसिंग पर उतर आए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1945 में एक भी मराठी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। 1946 में केवल 2 मराठी फिल्में बनी, रुक्मिणी स्वयंवर और सासुवास। फिल्म रुक्मिणी स्वयंवर से फिल्म जगत में पदार्पण हुआ संगीतकार सुधीर फड़के का। सुधीर फड़के जितने अच्छे संगीतकार थे, उससे भी बेहतर गायक। उनकी आवाज के उतार चढ़ाव ऐसे हैं कि मंत्रमुग्ध कर देते हैं सबको। आगे चलकर गीतकार मडगुलकर, निर्माता राजा परांजपे और गायक संगीतकार सुधीर फड़के की त्रिमूर्ति बनी और बने कुछ कालजयी गीत जिन्होंने चकित कर दिया दुनिया को। सुधीर फड़के ने 100 से ऊपर मराठी फिल्मों में संगीत दिया। उन्हें हिंदी फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है महान फिल्मकार वी शांताराम को। 1946 में उनकी फिल्म गोकुल थी सुधीर फड़के की पहली हिंदी फिल्म बतौर संगीतकार। इस फिल्म के गाने तो कमर जलालाबादी ने लिखे थे, लेकिन
जब आगे चलकर उन्हीं के संगीत में गोकुल का चोर बनी, तब उसमें पंडित नरेंद्र शर्मा ने गीत लिखे। मराठी में गीत रामायण सुधीर फड़के का एक बहुत बड़ा योगदान है। सुधीर फड़के का संगीत इतना सीधा और सरल होता है कि यादों में रच बस जाता है। उनके संगीत में ना कोई कलाबाजी है और न ही कोई जरूरत से ज्यादा वाद्य यंत्रों का प्रयोग। फिल्म भाभी की चूड़ियां के आज के इस मधुर गीत को सुनते हुए भी यही एहसास होता है कि कितनी सादगी है गीत के बोलों और उसके संगीत में। और आयशा भोसले और मुकेश की सुरीली गायकी तो जैसे सोने पे सुहागा। इस फिल्म में संगीत सहायक के रूप में काम किया प्रभाकर चोग ने तथा ऑर्केस्ट्रेशन के दायित्व में थे एंथोनी गोंजाल्वेस। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से जुड़े किस्सों और अफसानों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.